रूट सीएम की जिद्दी सेक्रेटरी पार्ट 8। वर्तिका अभी भी फर्श पर बैठी कांप रही थी। उसकी आंखों के सामने वही काल्पनिक जुलूस घूम रहा था। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उसने घबराकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। हे भगवान, इतनी जल्दी! अभी तो मैंने मोमो कचौरी भी नहीं खाए हैं। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल बिजली की तरह कौंधा। अगर अगर उन्हें रेबीज हो गया तो? उसे याद आया कि बचपन में उसकी नानी कहती थी, देख ले प्रभा, बचपन में उस पागल कुत्ते ने इसे काटा था और इसने डर के मारे पूरे इंजेक्शन भी नहीं लगने दिए थे। मैं तो तभी कहती थी कि इसके अंदर रेबीज के कीटाणु रह गए हैं। अब देख तेरी लड़की आज कैसी पागलपंती करती है। मुझे तो डर है किसी दिन किसी को काट खाए और उससे रेबीज ना हो जाए। वर्तिका की आंखें अचानक फैल गई थीं। और वो लॉर्ड गवर्नर, वो तो पहले से ही इतने गुस्सैल हैं। अगर मेरे कीटाणु उन पर फैल गए तो? उसका चेहरा धीरे धीरे और पीला पड़ने लगा था। हे भगवान! उसने कल्पना में सामने का दृश्य देखा। वरदान सिंह शेखावत उसके सामने खड़े थे, लेकिन वैसे नहीं जैसे हमेशा रहते थे। उनके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल, और वे अजीब सा सिर झटक रहे थे। फिर अचानक भौं! वर्तिका की आंखें फैल गई थी। हे भगवान! उसने अपने ही सिर पर हाथ मार लिया था। मैंने मैंने सीएम को रेबीज करा दिया। उसकी कल्पना में वरदान अब पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे थे, कभी दीवारों को घूरते, कभी हवा में दांत दिखाते। और अचानक उन्होंने पानी का गिलास देखा और डरकर पीछे हट गए थे। वर्तिका ने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। गई काम से, उसने घबराकर बड़बड़ाया। नहीं नहीं। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था और वह अभी भी अपनी ही कल्पनाओं में खोई हुई थी। उधर सामने बैठे प्रभाजी और इंद्रप्रस्थ जी भी उसे घबराकर देख रहे थे। काफी देर से वर्तिका लगातार खुद से ही बातें कर रही थी। कभी सर पकड़ लेती तो कभी हवा में हाथ हिलाती, कभी अचानक ही हे भगवान बोलकर आंखें बड़ी बड़ी कर लेती। प्रभाजी का दिल धक से रह गया था। उन्होंने बेचैनी से कहा, इंद्रप्रस्थ जी, ये क्या हो गया इसे? इंद्रप्रस्थ जी भी घबराकर उठ बैठे। वर्तु बेटा, उन्होंने पास आकर धीरे से पुकारा, लेकिन वर्तिका को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह अभी भी डर के मारे बड़बड़ा रही थी। अगर उन्हें पानी से डर लगने लगा तो? रेबीज में तो ऐसा ही होता है ना, पानी देखकर भागते हैं। पर मुझ में कीटाणु नहीं है ना अब। पर फिर भी हो गया तो? इतना कहकर उसने तकिए को अपने सामने ढाल की तरह पकड़ लिया था। इंद्रप्रस्थ जी ने जल्दी से वर्तिका के कंधे को थामा। वर्तु बेटा, क्या हुआ? हमारी तरफ देख। आस्था तुरंत पास आई और झुककर उसका माथा छुआ और अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया था। आंटी! वह लगभग घबरा गई थी। इसका माथा तो बहुत ज्यादा गर्म है। प्रभाजी तुरंत पास आई। उन्होंने घबराकर वर्तिका का चेहरा दोनों हाथों में ले लिया था। हे भगवान, इसे तो तेज बुखार है। उनकी आवाज सच में कांप रही थी। इंद्रप्रस्थ जी भी बेचैन होकर बोले, अरे अभी डॉक्टर को फोन करो, लग रहा है ये पागल हो गई है। आस्था फिर से उसका माथा छूकर बोली, लगता तो है अंकल, सच में बहुत। वर्तिका की आंखें अभी आधी आधी बंद हो रही थी। बुखार की तपिश से उसका सिर भारी हो चुका था और वो बेहोश हो गई थी। इंद्रप्रस्थ जी बेचैनी से इधर उधर देखने लगे थे। आस्था, जल्दी से ठंडी पट्टी रखो और दवाई दे, लगता है बुखार दिमाग को चढ़ गया है। कमरे में घबराहट का माहौल था। इंद्रप्रस्थ जी ने उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा दिया था और बीच में लेटी वर्तिका बुखार से तपते माथे और उलझे ख्यालों के साथ अभी भी अपने ही डर में आधी डूबी हुई थी। जहाँ एक तरफ वर्तिका अपने कमरे में बुखार और रेबीज के खौफनाक सपनों के बीच झूल रही थी, वहीं दूसरी तरफ शांति वाटिका की आलीशान हवेली के एक भव्य कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। वरदान अभी अभी नहाकर बाहर निकले थे। उनके बदन से पानी की बूंदें टपक रही थीं और उनके कंधों पर एक सफेद तौलिया पड़ा था। कमरे की मध्यम रोशनी उनके सुगठित बदन पर पड़ रहे उन पुराने जख्मों को साफ दिखा रही थी, जो शायद उनके अतीत की किसी जंग की गवाही दे रहे थे। वरदान आईने के सामने खड़े हुए थे। उन्होंने अपने हाथ से शीशे पर जमी भाप को साफ किया। जैसे ही आईना साफ हुआ, उनकी नजर अपने गाल पर पड़ी उस ताज़ा खरोंच और गर्दन के पास मौजूद उस अजीब से निशान पर टिकी, जिसे वर्तिका ने रात को उस धुंधली बेहोशी में अपना निशाने दांत बाइट दिया था। एक पल के लिए वरदान ठिठक गए थे। उनके दिमाग में कल रात का वो मंजर बिजली की तरह कौंधा था, जब वर्तिका को गोद में उठाकर गाड़ी की सीट पर लिटा रहे थे और उसने नींद में बड़बड़ाते हुए उनकी गर्दन के पास बाइट कर लिया था। कचौरी! उसका वो मासूम सा शब्द वरदान के कानों में फिर से गूंजा। वरदान के चेहरे की नसें अचानक तन गई थीं। उनके जबड़े भीज गए थे और आंखों में वही खतरनाक लॉर्ड गवर्नर वाली चमक वापस आ गई थी। इतनी हिमाकत! उन्होंने बेहद कम आवाज में खुद से कहा, लेकिन उनकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन और अधिकार था। वह निशान सिर्फ एक चोट नहीं थी, वह वरदान सिंह शेखावत के उस प्रोटोकॉल और कठोर छवि पर एक करारा प्रहार था। उन्होंने अपनी उंगलियों से उस निशान को छुआ। उन्हें याद आया कि कैसे वह लड़की कल रात उनकी शर्ट में लिपटी हुई, उनकी बाहों में सिमटी हुई थी। उसकी वह मासूमियत और वह बचकानी हरकत। वरदान की आंखों में गुस्सा किसी धधकते हुए अंगारे की तरह चमकने लगा था। उनके दिमाग में वर्तिका की वो मासूम धड़कनें गूंज रही थीं, जो उन्होंने कल रात उसे गोद में उठाते हुए महसूस की थी। उसकी बेबाकी, उसका वो कचौरी वाला बुदबुदाना, सब कुछ उनके वजूद पर हमला कर रहा था। जैसे जैसे वो पल उसके जहन में ताज़ा हुए,
वरदान के चेहरे की नसें और भी ज्यादा तन गई थीं। उन्हें अपनी इस बेबसी पर नफरत होने लगी कि वह चाहकर भी उस लड़की को अपने ख्यालों से बेदखल नहीं कर पा रहे थे। धड़ाक! अचानक वरदान ने अपनी पूरी ताकत से आईने पर एक जोरदार मुक्का मारा। शीशा चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गया था। उनके हाथों के पोरों से खून की एक पतली लकीर बहने लगी थी, लेकिन उन्हें उस दर्द का एहसास तक नहीं था। उनकी नफरत खुद की उन भावनाओं से थी जो पहली बार उनके काबू से बाहर हो रही थी। इतना भी कमजोर नहीं है वरदान सिंह शेखावत कि एक लड़की के ख्याल को अपने दिमाग से न निकाल सके। उन्होंने अपनी हथेलियों को भींच लिया था। एक साए की तरह छा गई है मेरे दिमाग पर, बार बार उसी का ख्याल, उसी का चेहरा, जैसे मुझे चैलेंज कर रही हो। नहीं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। इमोशंस, एहसास, इन सब की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है और ना ही मैं कभी बनने दूंगा। इस वर्तिका, तुम कभी वरदान सिंह शेखावत के उसूलों की दीवारों को नहीं गिरा पाओगी। तुम महज एक बेवकूफ, लापरवाह और नासमझ लड़की हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने झटके से अपना हाथ साफ किया और अलमारी से एक नई सफेद शर्ट निकाली। हर बटन को बंद करते वक्त वे जैसे अपने दिल के दरवाजों को भी हमेशा के लिए बंद कर रहे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वे वर्तिका को उसकी हिम्मत और उसके बचपने की सजा जरूर देंगे। लेकिन उधर उस टूटे हुए आईने का एक टुकड़ा अब भी फर्श पर पड़ा वरदान की उस अशांति को देख रहा था जिसे वे खुद से भी छिपाना चाह रहे थे। वरदान ने अपनी घायल हथेली को झटके से साफ किया और बिस्तर पर पड़े अपने फोन को उठाया। उनकी आंखों में अभी भी वही बर्फीली कठोरता थी। बिना पीछे मुड़े टूटे हुए आईने के टुकड़ों को वहीं छोड़ वे तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गए थे। उनके जूतों की आवाज खाली गलियारों में गूंज रही थी, जो उनके अंदर चल रहे तूफान की गवाही दे रही थी। नीचे फर्स्ट फ्लोर पर डाइनिंग टेबल का नजारा बिल्कुल अलग था। सुलोचना जी, अर्णव और परिवार के अन्य सदस्य नाश्ते के लिए वरदान का इंतजार कर रहे थे। मेज पर तरह तरह के पकवान सजे थे, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी जो वरदान के आने के साथ और भी गहरी हो गई थी। जैसे ही वरदान ने मेज के पास पहुंचकर अपनी कुर्सी खींची, सुलोचना जी की नजर तुरंत उनके दाहिने हाथ पर पड़ी। सफेद पट्टी न होने के कारण खून की हल्की लकीर अब भी पोरों से जमी हुई थी। वरदान, ये क्या है? तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, सुलोचना जी लगभग कुर्सी से उठते हुए घबराकर बोली। उन्होंने आगे बढ़कर वरदान का हाथ थामने की कोशिश की। इतना खून कैसे हुआ ये सब? वरदान ने चेहरे पर बिना किसी शिकन के अपना हाथ धीरे से पीछे खींच लिया और ठंडी आवाज में कहा, कुछ नहीं माँ, बस हाथ फिसल गया था। तभी अर्णव, जो बड़े मजे से अपना सैंडविच खा रहा था, एक शरारती मुस्कान के साथ बीच में बोल पड़ा, अरे मम्मा, आप बेकार में टेंशन ले रही हैं। दरअसल भैया के कमरे के शीशे का आखिरी समय आ गया था और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। सुलोचना जी ने हैरानी से अर्णव की ओर देखा। क्या मतलब? अर्णव ने चाय का घूंट भरा और व्यंग्य से कहा, मतलब साफ है, भैया के गुस्से की वजह से हमारे इंटीरियर डिजाइनर को अपनी छुट्टियां कैंसिल करनी पड़ती हैं। बेचारा हमेशा बिजी रहता है। आखिर हर हफ्ते भैया के कमरे का हुलिया जो बदलना पड़ता है। आज फिर किसी आईने ने भैया को गलत जवाब दे दिया होगा। वरदान ने अपनी गहरी और डरावनी नजरों से अर्णव को देखा। अर्णव ने तुरंत अपनी प्लेट पर ध्यान लगा लिया था, लेकिन उसकी मुस्कान गायब नहीं हुई थी। सुलोचना जी ने लंबी आह भरी। वह जानती थी कि वरदान का यह गुस्सा किसी साधारण सी बात पर तो नहीं होगा। वरदान बेटा, खुद को इस तरह तकलीफ पहुंचाकर क्या मिलता है? नाश्ता करो और फिर डॉक्टर को बुलाते हैं। वरदान ने अपनी प्लेट की तरफ देखा, लेकिन उन्हें भूख नहीं थी। उनके दिमाग में अभी भी उस निशान और वर्तिका का ख्याल घूम रहा था। उन्होंने बस एक कड़वा घूंट भरा और फोन की स्क्रीन देखते हुए बोले, मुझे सचिवालय के लिए निकलना है, नाश्ते की जरूरत नहीं। वरदान ने जैसे ही अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और उठने की कोशिश की, तभी मेज के सबसे ऊपरी सिरे पर बैठे सूर्य प्रताप जी की गंभीर और रौबदार आवाज गूंजी, बैठो वरदान, पहले नाश्ता खत्म करो, मुझे कोई जरूरी बात भी करनी है। वरदान के कदम ठिठक गए थे। उनके अंदर गुस्से का लावा उबल रहा था, लेकिन सुलोचना जी के सामने सूर्य प्रताप जी की बात न मानकर उनका दिल दुखाना नहीं चाहता था। वह बिना कुछ बोले गहरी सांस लेकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए थे। मेज पर सन्नाटा छा गया था। सिर्फ चम्मचों के टकराने की हल्की सी आवाज आ रही थी। सूर्य प्रताप जी ने अपनी कॉफी का घूंट लिया और फिर वरदान की ओर देखते हुए बोले, कल के तुम्हारे दौरे ने काफी हद तक शहर के माहौल को शांत कर दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तुम राजनीति के दांव पेच और सही वक्त पर सही कदम उठाना बखूबी जानते हो। प्रशासन पर तुम्हारी पकड़ काबिले तारीफ है। वरदान की आंखों में कोई चमक नहीं आई थी। उन्होंने रूखे स्वर में कहा, अगर आपकी तारीफ और राजनीति की बातें खत्म हो गई हों तो क्या अब हम जा सकते हैं? सचिवालय में हमारा इंतजार हो रहा है। सूर्य प्रताप जी ने मुस्कुराते हुए अपना चश्मा उतारा। इतनी जल्दी क्या है, अभी असल बात तो बाकी है। हमें अभिज्ञान के रिश्ते के बारे में तुमसे बात करनी है। अभिज्ञान का नाम सुनते ही वरदान के हाथ एक पल के लिए रुक गए थे। उनकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। अभिज्ञान? उसका रिश्ता? हाँ, सूर्य प्रताप जी ने सुलोचना जी की ओर देखते हुए कहा, अभिज्ञान किसी को पसंद करते हैं। तुम्हारी माँ उस लड़की से मिल चुकी है और हमने भी उस दिन उसे हॉस्पिटल में देखा था। गुस्से में थे तो कोई बात नहीं हुई, पर जब आपके साथ दौरे पर उन्हें देखा
तो वाकई उनकी काबिलियत को मान गए। वैसे तुम तो उसे बहुत अच्छे से जानते हो। वरदान की भौहें सिकुड़ गई थी। तुम्हारी सेक्रेटरी वर्तिका। जैसे सूर्य प्रताप जी ने वह नाम लिया जिसने वरदान के अंदर के तूफान को ज्वालामुखी में बदल दिया था। सूर्य प्रताप जी ने उत्साह से आगे कहा, हमने सोचा है कि अगर अभिज्ञान की सगाई वर्तिका से हो जाए तो राजनीति में तुम्हारी छवि बिल्कुल साफ और बेदाग हो जाएगी। एक रसूखदार मुख्यमंत्री का अपने ही कर्मचारी के साधारण परिवार से रिश्ता जोड़ना। जनता के बीच ये संदेश जाएगा कि तुम भेदभाव नहीं करते। इससे तुम्हारी साख और भी मजबूत होगी। जैसे ही वर्तिका और अभिज्ञान का नाम एक साथ वरदान के कानों में पड़ा, उनके दिमाग में कल रात का वो मंजर घूमने लगा था। उनकी बाहों में सिमटी हुई वर्तिका, उसकी मासूमियत और उनकी गर्दन पर मौजूद वह ताज़ा निशाने दांत। अचानक वरदान के हाथ की नसें भर आई थीं। उनके हाथ में मौजूद चांदी का भारी चम्मच उनके बेतहाशा गुस्से की बलि चढ़ गया था। बिना किसी आवाज के, सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत के जोर पर उन्होंने उस चम्मच को बीच से पूरी तरह मोड़कर रख दिया था। चांदी का वह मुड़ा हुआ टुकड़ा उनकी हथेली में धंस रहा था, लेकिन उन्हें दर्द का एहसास तक नहीं था। उन्हें तो बस वह ख्याल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जिस लड़की ने उन पर अपने हक या निशान छोड़ा है वह किसी और की, खासकर उनके अपने भाई की मंगेतर कहलाएगी। मेज पर सन्नाटा छा गया था, लेकिन खामोशी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उन्होंने अपनी ठंडी आंखें उठाकर पिता की ओर देखा और कहा, वह लड़की मेरे ऑफिस का स्टाफ है, उसे घर का हिस्सा बनाने की जरूरत नहीं। वरदान के हाथ में मुड़ा हुआ चांदी का चम्मच उनके अंदर उबलते लावे की गवाही दे रहा था। तभी सूर्य प्रताप जी बोले, पर क्यों? परिवार तो साधारण है उसका। क्योंकि वह लड़की वर्तिका अभिज्ञान के लिए ठीक नहीं है, वरदान ने बेहद ठंडी और सपाट आवाज में कहा। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वे गुस्से की चादर से ढकने की कोशिश कर रहे थे। तभी अभिज्ञान अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुका और उत्साह से बोला, पर भाई उसमें क्या कमी है? जब मैंने उन्हें उस दिन हॉस्पिटल से ड्रॉप किया था तो आपको पता है वो इतने दर्द में होने के बाद भी काम की और आपके गुस्से की चिंता कर रही थी। वे अपने काम को लेकर डेडिकेटेड हैं, ऑनेस्ट हैं और इतनी सिंपल हैं कि उसमें जरा सा भी दिखावा नहीं है। सच कहूँ तो आई लाइक हर भाई, आई लाइक हर। ये शब्द वरदान के कानों में किसी गर्म सलाख की तरह चुभे थे। उनके दिमाग में एक धमाका सा हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी जान निकल रही है। उनके गले की नसें तनने लगी थीं, जैसे वो सांस नहीं ले पा रहे हों। उन्होंने उसके दिए हुए निशान को छुआ। वो सिर्फ मेरी है। वरदान के अंदर का दानव चीख उठा था। एक पल के लिए उन्हें होश ही नहीं रहा कि वह कहाँ है। उन्होंने झपट्टा मारकर अभिज्ञान का गला अपनी मजबूत उंगलियों में जकड़ लिया था। उनकी पकड़ इतनी जोरदार थी कि अभिज्ञान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और उसकी जान हलक में अटक गई थी। वरदान का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वे उसे मार ही डालते कि तभी, भाई, अरे भाई छोड़ो, क्या हुआ आपको? अर्णव ने जोर जोर से वरदान का हाथ झकझोरना शुरू किया। भाई बोलो ना, मुझे भी उनकी बातें सुननी है। अर्णव के जोर से हाथ झकझोरने पर वरदान की तंद्रा टूटी। उनकी आंखों के सामने से वे खौफनाक दृश्य ओझल हुआ जिसमें उन्होंने अभिज्ञान का गला पकड़ रखा था। हकीकत में वरदान अभी भी अपनी कुर्सी पर ही बैठे थे। उनका हाथ मेज पर रखे उस बने हुए चांदी के चम्मच पर इतनी जोर से भिंचा हुआ था कि उनके पोरों से खून रिसने लगा था। वह भयानक मंजर अपने ही भाई की जान लेने की कोशिश महज उनके दिमाग की एक हिंसक उपज थी। अर्णव उन्हें अजीब नजरों से देखते हुए कह रहा था, भाई कहाँ खो गए? बोलो ना, मुझे भी उनकी बातें सुननी है। अभिज्ञान और माँ ने बताया कि वो थोड़ा ज्यादा बोलती हैं पर बहुत प्यारी हैं। किसी को भी देखते ही उनसे प्यार हो जाए। आप तो उनके बॉस हैं, आप बताओ ना कैसी हैं वो? वरदान को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनके सीने में हवा कम पड़ गई हो। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अर्णव की बातें उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थीं। किसी को भी देखते ही प्यार हो जाए। उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद की और भींच लिया था। वे खुद को ही अंदर अंदर धिक्कार रहे थे। इतना भी कमजोर नहीं है वरदान सिंह शेखावत कि एक मामूली सी लड़की उसके दिमाग पर इस कदर हावी हो जाए कि वह कल्पना में अपने ही भाई का दुश्मन बन जाए जिसे वो अपनी जान से बढ़कर मानता है। उन्होंने अपनी भावनाओं को जबरदस्ती एक गहरी खाई में धकेला और चेहरे पर वही पत्थर जैसा ठंडा भाव वापस ले आए थे। जैसा आप लोगों को ठीक लगे। वरदान की आवाज इतनी सपाट थी कि पहचानना मुश्किल था कि उनके अंदर क्या चल रहा है। अगर अभिज्ञान को पसंद है तो अच्छी ही होगी। अभिज्ञान के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई थी, लेकिन वरदान की आंखें अभी भी सुलग रही थीं। तभी निर्मला जी ने बात काटते हुए कहा, वैसे वरदान बेटा, वो कल रात राम सिंह की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए वे फार्म हाउस नहीं जा पाई और उसे सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ा। बेचारी भाविका इतनी स्ट्रेस में थी कि उसने डर के कार ही क्रैश कर दी थी। वरदान ने निर्मला जी की बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया था। भाविका का एक्सीडेंट या उसके ड्राइवर की बीमारी उनके लिए अब किसी बेमतलब शोर की तरह थी। उनके जहन में सिर्फ मुड़ा हुआ चम्मच और वर्तिका का नाम गूंज रहा था। वह बिना एक शब्द और बोले अपनी कुर्सी से उठे और तेज कदमों से डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गए थे।
पीछे खामोशी छोड़ते हुए उनके दिमाग में बस एक ही संकल्प था, इस असर को खत्म करना होगा, इससे पहले कि ये उन्हें पूरी तरह तबाह कर दे। डाइनिंग हॉल से बाहर निकलते ही वरदान की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उनके कदम तेज थे और दिमाग में वर्तिका और अभिज्ञान के रिश्ते की बात किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। वे सीधे पार्किंग एरिया की तरफ बढ़े, जहां उनकी ब्लैक रेंज रोवर हमेशा की तरह तैयार खड़ी होनी चाहिए थी। पर आज ऐसा नहीं था। जैसे ही वरदान गाड़ी के करीब पहुंचे, उनकी नजरें ठिठक गई थीं। आज गाड़ी के पास उनका पुराना और भरोसेमंद ड्राइवर राम सिंह नहीं था। उसकी जगह एक कम उम्र का लड़का, जो शायद राम सिंह का ही बेटा था, सफेद वर्दी पहने घबराया हुआ खड़ा था। वरदान की भौहें तन गई थीं। अनुशासन के पक्के वरदान को बिना बताए किसी भी चीज में बदलाव पसंद नहीं था। उन्होंने अपनी बर्फीली नजरों से उस लड़के को देखा। लड़का वरदान की उस खतरनाक लॉर्ड गवर्नर वाली चमक को देखकर डर से कांपने लगा था। उसने जल्दी से झुककर अभिवादन किया और लड़खड़ाती आवाज में कहा, वो सीएम सर। पापा को कल रात भाविका मैडम को घर छोड़ते वक्त गाड़ी में ही पैरालाइज अटैक आ गया था। वरदान के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन वह लड़का बोलता रहा, वो तो मैडम अच्छी हैं सर। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए पापा को समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया और उनकी देखभाल की। डॉक्टर कह रहे थे कि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो अनर्थ हो जाता। पापा अभी रिकवर कर रहे हैं, इसलिए अब से मैं आपका नया ड्राइवर अपॉइंट हुआ हूँ। वरदान ने एक पल के लिए उस लड़के का चेहरा देखा, फिर उनकी नजर अपनी हथेली पर पड़े उस मुड़े हुए चम्मच के निशान पर गई। वरदान ने बिना कोई सवाल किए या संतावना दिए झटके से गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और अंदर बैठ गए थे। ऑफिस चलो, उन्होंने ठंडी आवाज में आदेश दिया। गाड़ी जैसे ही शांति वाटिका के ऊंचे गेट से बाहर निकली, वरदान ने खिड़की के बाहर देखा। उनके दिमाग में एक तरफ सत्ता का संघर्ष था और दूसरी तरफ वह लड़की जो अनजाने में उनके वजूद के हर हिस्से को अपनी मासूमियत से चुनौती दे रही थी। सचिवालय का माहौल आज किसी युद्ध क्षेत्र जैसा था। सुबह के अभी केवल 11 बजे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के केबिन से कपों के टूटने की आवाज 5 बार आ चुकी थी। पूरा स्टाफ अपनी मेजों पर इस तरह दुबका बैठा था जैसे कोई तूफान आने वाला हो। वरदान के अंदर का ज्वालामुखी आज बुरी तरह फट रहा था। वह इस बात से आग बबूला था कि वर्तिका आज दफ्तर क्यों नहीं आई। जब सुबह उनके पीए मदन ने बताया कि उसे हाई फीवर है और उसने लीव ली है, तो वरदान का दिल एक पल के लिए जैसे बैठ गया था। उस चिंता और बेचैनी को छिपाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन सचिवालय के काम पर निकाल दी थी। ये रिपोर्ट है तुम्हारी, इसे डेटा कहते हैं या कचरा? वरदान की दहाड़ पूरे फ्लोर पर गूंजी थी और एक और फाइल हवा में उड़ती हुई दीवार से जा टकराई थी। आज सबको शिद्दत से एहसास हो रहा था कि पिछले 1 महीने में उस लड़की वर्तिका ने किस तरह इस शेर को काबू में कर रखा था और सचिवालय को सुचारू रूप से संभाला था। मदन घबराकर एक कोने में छिपा और उसने कांपते हाथों से वर्तिका को कॉल लगाया। उधर वर्तिका के घर में सन्नाटा था। वर्तिका बेड पर टेक लगाए बैठी थी और फिर भाजी बड़े प्यार से उसे हाथों से सूप पिला रही थी। दवाइयों के असर से बुखार तो हल्का हो गया था, पर कमजोरी इतनी थी कि हाथ उठाना भी मुश्किल लग रहा था। अचानक फोन बजा। मदन का नाम देखते ही वर्तिका का दिल धक से रह गया था। उसने घबराते हुए फोन उठाया। मैम, प्लीज फाइल्स के बारे में बता दीजिए। सीएम साहब ने पूरा सचिवालय सिर पर उठा रखा है। पूरा स्टाफ डर के मारे कांप रहा है। किसी की हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही। मदन की आवाज में बस रोना बाकी था। वर्तिका ने घबराहट में पूछा, मदन भैया, क्या वो बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं? मदन ने धीरे से कैबिन का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर अंदर झांका। वरदान गुस्से में एक रिपोर्ट के पन्ने फाड़कर फेंक रहे थे और अपनी मेज पर मुक्का मार रहे थे। मदन ने फुसफुसाते हुए कहा, हाँ महम, बहुत ज्यादा। वर्तिका का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने मन ही मन सोचा, लो, हो गया उन्हें रेबीज, अब ये पक्का सबको काटेंगे। उसने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए धीमी आवाज में कहा, मदन भैया, एक काम कीजिए, एक बार उनके सामने पानी का गिलास ले जाकर देखिए, जरा देखिए वो डरते हैं क्या। मदन पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था। जी पानी? मैडम, वो पानी के प्यासे नहीं है, वो तो खून पीने को तैयार बैठे हैं। वर्तिका ने बात को संभालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, आप बस देखिए। फिर उसने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि वरदान को काम में जरा सी भी इम्परफेक्शन बर्दाश्त नहीं और उसके ना होने पर वो पूरे सचिवालय के सिर पर तांडव कर रहे होंगे। मदन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैम, क्या आप सिर्फ 30 मिनट के लिए ऑफिस आ सकती हैं? मैं जानता हूँ आपकी तबीयत खराब है, पर अगर आप नहीं आई तो आज यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। वर्तिका ने अपना माथा छुआ। बुखार कम था। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंचती हूँ। फिर भाजी ने उसे तैयार होते देखा तो चिल्लाई, वर्तु, पागल हो गई है क्या? इस हालत में ऑफिस? मम्मी, लॉर्ड गवर्नर का तांडव शुरू हो गया है। अगर मैं नहीं गई तो बेचारे स्टाफ को कच्चा चबा जाएंगे वो। मुझे जाना होगा। वर्तिका ने कमजोरी के बावजूद सिंपल सा व्हाइट कुर्ता और जींस पहनी।
अपनी चुनरी संभाली और ऑफिस के लिए निकल पड़ी थी। उसे डर रैबीज का था, पर चिंता उस इंसान की थी जो काम के पीछे खुद को और सबको पागल कर रहा था। सचिवालय पहुंचते ही वर्तिका को अपनी आंखों के सामने तारे नजर आ रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे पता था कि शेर की गुफा में कदम रखने से पहले शिकारी को शांत करने का इंतजाम करना होगा। वे सीधे पेंट्री में गई और सबसे पहले वरदान के लिए कड़क ब्लैक कॉफी तैयार की। उसे अच्छी तरह पता था कि इस वक्त वरदान के अंदर के दानव को सिर्फ कैफीन का एक स्ट्रॉन्ग डोज ही शांत कर सकता है। मदन ने डरते डरते केबिन का दरवाजा खोला और वर्तिका ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई। वरदान अपनी कुर्सी पर पीठ टिकाए आंखें बंद किए बैठे थे। कमरे का तापमान उनकी नाराजगी की वजह से बाहर से भी ज्यादा गर्म लग रहा था। वर्तिका ने बिना एक शब्द बोले उनकी मेज पर कॉफी रखी और फिर चुपचाप बाहर आ गई थी। उसे पता था कि अभी बात करना खतरे से खाली नहीं है। बाहर आते ही मदन और बाकी स्टाफ उसे घेर कर खड़े हो गए थे। वर्तिका ने एक गहरी सांस ली, अपना दुपट्टा ठीक किया और फाइलों के ढेर को अपनी ओर खींच लिया था। लाइए, दिखाइए क्या रायता फैलाया है आप लोगों ने। वह तेजी से फाइलों को चेक करने लगी और गलतियों को ठीक करने के निर्देश देने लगी थी। तभी एक फीमेल स्टाफ सदस्य ने वर्तिका के हाथ से फाइल लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां वर्तिका की कलाई से छू गई थीं। वह महिला झटके से पीछे हटी और उसकी आंखें फैल गई थीं। वर्तिका, तुम्हारा शरीर तो अंगारे की तरह तप रहा है। तुम्हें तो कम से कम 102 डिग्री बुखार है। तुम इस हालत में ऑफिस क्यों आई हो? उसकी आवाज में चिंता और हैरानी दोनों थी। बाकी लोग भी उसे फिक्र से देखने लगे थे। वर्तिका का सिर कमजोरी से चकरा रहा था, पर उसने एक फीकी मुस्कान दी। फिर उसने अपनी आदत के मुताबिक तिरछी नजर से केबिन के बंद दरवाजे की ओर देखा और मन ही मन चिढ़ते हुए बड़बड़ाई, अगर तुम सब उन जंगली बिलोटे के मिजाज के हिसाब से ढंग से काम करते तो मुझे इस हालत में यहाँ तांडव देखने नहीं आना पड़ता। खुद तो सुकून से बैठते नहीं और पूरी दुनिया को नचाना है इन्हें। कड़वी कॉफी पीने वाले कड़वे इंसान। उसकी क्यूट बड़बड़ाहट जारी थी। भले ही उसका चेहरा बुखार से लाल हो चुका था, वह अभी भी फाइलों को सही करने में जुटी हुई थी। उसे डर था कि अगर वरदान बाहर निकले और काम अधूरा मिला तो आज सचिवालय की दीवारें भी सलामत नहीं बचेंगी। तभी केबिन के अंदर से वरदान की बाहरी और गरजती हुई आवाज आई, मदन, ये कॉफी किसने बनाई है? उसे अंदर भेजो। पूरा स्टाफ सहम गया था। वरदान की आवाज सुनते ही वर्तिका के चेहरे की बची कुची रंगत भी उड़ गई थी। अभी तक तो वह बुखार और स्टाफ की गलतियों को कोसने में बिजी थी, लेकिन जैसे ही उसे केबिन के अंदर बुलाया गया, उसके दिमाग की बत्ती जली और उसे कल रात का अपना वह खतरनाक कांड याद आ गया था। उसके पैर अब बुखार से ज्यादा डर के मारे थर थर कांपने लगे थे। उसे अपनी गर्दन के पास वह सनसनाहट महसूस हुई जो कल रात उसने वरदान की गर्दन पर पैदा की थी। हे माँ, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? वर्तिका ने अपने माथे पर हाथ मारा और बहुत धीमी आवाज में बड़बड़ाई, मदन भैया की शिकायतों के चक्कर में मैं भूल ही गई कि मैंने कल उस लॉर्ड गवर्नर को कचौरी समझकर बाइट कर लिया था। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा? वो तो मुझे जिंदा चबा जाएंगे। मदन ने उसे डरी हुई देखकर फुसफुसाते हुए कहा, मैम जाइए ना, सर आपको बुला रहे हैं। वर्तिका ने एक सूखी थूक निकली। उसे लगा जैसे वह सूली पर चढ़ने जा रही है। उसने कांपते हाथों से अपना दुपट्टा ठीक किया और केबिन के भारी दरवाजे को धीरे से धकेला। अंदर का माहौल इतना भारी था कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। वरदान अभी भी उसी मुद्रा में थे, लेकिन उनकी मेज पर रखी वह ब्लैक कॉफी अब आधी खाली थी। जैसे ही वर्तिका उनके डेस्क के करीब पहुंची, वरदान ने अपनी आंखें खोली। उनकी उन तीखी बर्फीली नजरों ने सीधे वर्तिका के चेहरे पर वार किया था। वर्तिका ने अपनी आंखें नीचे झुका ली और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगी थी। भूत पिशाच निकट न आवे, लॉर्ड गवर्नर जब नाम सुनावे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वरदान की आवाज में एक अजीब सा भारीपन था। वह गुस्सा था या कुछ और, ये समझ पाना वर्तिका के बस की बात भी नहीं थी। वर्तिका ने हकलाते हुए जवाब दिया, वो सर, मदन भैया ने कहा कि काम पेंडिंग है तो मैं। वरदान अचानक अपनी कुर्सी से खड़े हुए और धीरे धीरे चलकर उसके करीब आए। वर्तिका पीछे हटने ही वाली थी कि उसकी पीठ दीवार से जा टकराई। वरदान उसके इतने करीब थे कि वह उनकी परफ्यूम की तेज खुशबू और उनकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकती थी। तभी वरदान की नजर उसकी गर्दन के पास गई, जहां कल रात उसने अपनी शर्ट की कॉलर से उसे ढका था। उनकी आवाज और धीमी हो गई थी, बुखार कैसा है अब? और आपको याद है ना आपने कल रात क्या किया था? या फिर मैं याद दिलाऊं? वर्तिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वरदान की आंखों में इस वक्त एक खतरनाक चमक थी जिसे देखकर अच्छे अच्छे राजनीतिकों के पसीने छूट जाते थे। वे धीरे धीरे चलकर वर्तिका के इतने करीब आ गए कि उनके जूतों की आहट वर्तिका के कानों में हथौड़ों की तरह बज रही थी। सर, वो फाइल्स। वर्तिका का बुरा हाल था।
उसकी आवाज बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। वरदान की नजदीकी और उनके शब्दों की कड़वाहट ने उसे सुन कर दिया था। वरदान जैसे ही एक कदम और आगे बढ़े, वर्तिका के दिमाग में सुबह वाली वही रहबीज वाली थ्योरी फिर से बिजली की तरह कौंधी। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, ये तो सच में बहुत गुस्से में है। इनका चेहरा भी लाल हो रहा है। क्या सच में असर शुरू हो गया है? मुझे चेक करना ही होगा। वरदान ने जैसे ही उसे और डराने के लिए मुंह खोला, वर्तिका ने आओ देखा ना ताओ बिजली की फुर्ती से मेज पर रखा पानी का भरा हुआ गिलास उठा लिया था। इससे पहले कि वरदान कुछ समझ पाते, वर्तिका ने गिलास उनके चेहरे के एकदम करीब कर दिया और बड़ी उम्मीद से उनकी आंखों में देखने लगी कि कहीं वो पानी देखकर पीछे तो नहीं हट रहे। वरदान, जो पहले से ही गुस्से के साथ में आसमान पर थे, इस हरकत से एकदम हक्के बक्के रह गए थे। उन्होंने झटके से वर्तिका की कलाई पकड़ी और गुर्राते हुए बोले, व्हाट द हेल, ये क्या बदतमीजी है। उनकी गरजती हुई आवाज और पकड़ की मजबूती देखकर वर्तिका का सारा कॉन्फिडेंस धड़ाम से गिर गया था। उसे यकीन हो गया था कि लॉर्ड गवर्नर अब उसे कच्चा चबा जाएंगे। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। ग्लास वाला हाथ कांपने लगा और वह लगभग रोते हुए चिल्लाई, सॉरी सॉरी सर, मुझे लगा आपको रेबीज हो गया है, पर आपको नहीं हुआ और आप अभी गुस्से में हैं, तो आप भी काट कर बदला ले लीजिए, हिसाब बराबर कर लीजिए, पर प्लीज, पर हमें जान से मत मारिएगा, हमने जानबूझकर आपको नहीं काटा था। इतना कहकर वर्तिका ने अपनी आंखें और भी कसकर भींच ली और अपना चेहरा वरदान के बिल्कुल करीब कर दिया, जैसे वे सच में उनके काटने का इंतजार कर रही हो। कैबिन में अचानक सन्नाटा छा गया था। वरदान सिंह शेखावत, जो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाते थे, जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को एक नजर में चुप करा देते थे, इस वक्त बिल्कुल जड़ होकर खड़े थे। उनकी उंगलियां अभी भी वर्तिका की कलाई को पकड़े हुए थीं, लेकिन उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। कुछ सेकंड तक वह बस उसे घूरते रहे, फिर उनकी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गई थीं। तुमने क्या कहा अभी? वर्तिका ने डरते डरते एक आंख खोली। वो मैं बस चेक कर रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि रेबिस में पानी से डर लगता है। वह रुकी, फिर धीरे से बोली, और अगर आपको नहीं हुआ, आप काट कर बदला ले सकते हैं। 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर वरदान के चेहरे पर जो भाव आया वह शायद ही किसी ने कभी देखा होगा। वह गुस्सा नहीं था, वह हैरानी भी नहीं थी। वह ऐसा भाव था जैसे किसी ने उनकी पूरी दुनिया के नियम ही तोड़ दिए हों। वरदान धीरे धीरे उसके बहुत करीब झुक गए थे। यू थिंक, उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, कि मुझे रेबीज हो गया है। वर्तिका ने तुरंत नामे सिर हिलाया। मतलब अभी नहीं, पर हो भी सकता है क्योंकि मैंने आपको काटा था। अब वरदान सच में कुछ सेकंड तक उसे देखते रह गए थे। उन्होंने अपनी हथेली से अपने बालों को पीछे किया, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहे हों कि वे सपना नहीं देख रहे। अनबिलीवेबल, उन्होंने बुदबुदाया। फिर अचानक उनकी नजर उस पानी के गिलास पर गई जो अभी भी वर्तिका के कांपते हाथों में था। उन्होंने गिलास लिया और बिना एक सेकंड गवाए पूरा पानी पी गए थे। फिर खाली गिलास मेज पर रखकर उसकी तरफ झुके, देख लिया। उनकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। मैं पानी से नहीं डरता। वर्तिका की आंखें गोल हो गई थीं। ओह, फिर वह धीरे से बुदबुदाई, मतलब अभी रेबिस नहीं हुआ। वरदान ने गहरी सांस ली। उन्हें जिंदगी में पहली बार लगा कि राजनीति से नहीं, इस लड़की से निपटना मुश्किल है। वह कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे। फिर अचानक उन्होंने उसका चेहरा गौर से देखा। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, चेहरा हल्का पीला और सांसें तेज। तुम्हें अभी भी बुखार है? वर्तिका चौंक गई थी। वरदान ने बिना पूछे अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया। उनकी उंगलियां ठंडी थीं और वर्तिका का माथा सच में तप रहा था। उनकी भौहें हल्की सिकुड़ गई थीं। तुम इस हालत में ऑफिस क्यों आई? वरदान ने इतने गुस्से और परवाह के साथ कहा था कि वर्तिका घबरा गई थी। वो काम पेंडिंग था, उसने हकलाते हुए कहा, लेकिन उसके दिमाग में उस वक्त कुछ और ही चल रहा था। उसने हल्का सा मुंह फुलाया और मन ही मन बड़बड़ाई, लो कर लो बात, पूछ रहे हैं ऑफिस क्यों आई? उसने आंखें चुराकर सामने खड़े वरदान को देखा और फिर अंदर ही अंदर खींच गई थी। मिस्टर बिलौटी जी, सुबह से पूरा सचिवालय सर पर उठा रखा था। आपने फाइल कहाँ है, नोटिंग कहाँ है, ये काम अभी चाहिए, वो काम अभी चाहिए। उसने मन ही मन उनकी नकल भी उतार दी। ये ब्लैक कॉफी है या जहर? वर्तिका ने अंदर ही अंदर आंखें घुमाई, जैसे मेरे एक दिन न आने पर पूरे सचिवालय की अर्थव्यवस्था ही हिल गई थी। फिर उसने नाक सिकोड़ ली। और अब पूछ रहे हैं क्यों आई? अरे नहीं आती तो अभी तक 3 मीटिंग, 2 नोटिस और एक तूफान आ चुका होता। उसने धीरे से मन ही मन झुंझलाकर कहा। इतना गुस्सा करते हैं, इतना गरजते हैं जैसे कोई शेर हो।
फिर उसने एक सेकंड के लिए वरदान को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी सख्त शक्ल, तीखी आंखें और अभी भी उसका माथा पकड़े खड़े थे। वर्तिका के दिमाग में तुरंत एक ख्याल आया, नहीं, शेर नहीं। उसने मन ही मन हंसी में टोकते हुए कहा, थोड़े से गुस्सैल, थोड़े खतरनाक और पूरे के पूरे बिलौटे। फिर वह खुद से ही चिढ़ गई थी। और वो भी ऐसे बिलौटे जो हर वक्त फुफकारते रहते हैं, फर से आते हैं और मियाओं की जगह व्हाट द हेल बोलते हैं। उसी वक्त वरदान की आवाज आई, क्या? वर्तिका का दिल लगभग उछलकर बाहर आ गया था। हैं? वरदान की आंखें सिकुड़ गई थीं। अभी तुमने कुछ कहा? वर्तिका का दिमाग तुरंत भागने लगा था। नहीं नहीं, वह जल्दी से उसके सामने सिर हिलाने लगी थी। मैं कुछ नहीं बोली। वरदान अभी भी उसे घूर रहे थे। उधर वर्तिका मन ही मन घबरा गई थी। हे भगवान, कहीं मैंने बिलौटे वाला हिस्सा जोर से तो नहीं बोल दिया। फिर उसने खुद को ही डांटा, वर्तिका चुप रहे, बिल्कुल चुप। लेकिन उसका दिमाग फिर भी नहीं रुका, वरना आज वे सच में काट लेंगे। फिर वह खुद ही घबरा गई। अरे नहीं, काटेंगे क्यों? अभी तो चेक भी कर लिया, रेबिस नहीं है। और अगले ही पल उसके चेहरे पर फिर चिंता आ गई थी। यह कहीं लास्ट स्टेज वाला तो नहीं होता? वरदान कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने अचानक इंटरकॉम उठाया। मदन। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, जी सर। वरदान की आवाज ठंडी थी। मिस वर्तिका को अभी घर छोड़कर आओ। वर्तिका हड़बड़ा गई थी। नहीं नहीं सर, मैं ठीक हूँ। वरदान ने उसे बीच में ही रोक दिया था। उनकी आंखों में वही आदेश देने वाली सख्ती लौट आई थी। वर्तिका के इनकार को वरदान ने एक झटके में अनसुना कर दिया था। उनके कदम पीछे हटने के बजाय वर्तिका की ओर 1 इंच और बढ़े, जिससे वर्तिका पूरी तरह दीवार और वरदान के मजबूत जिस्म के बीच कैद हो गई थी। कैबिन की हवा अचानक भारी और बोझिल हो गई थी, जैसे ऑक्सीजन की जगह वहां सिर्फ वरदान के परफ्यूम की तीखी खुशबू और एक अनकहा तनाव भर गया हो। वरदान की वो हल्की सी सुकुड़ी। उन्होंने धीरे से इंटरकॉम वापस रख दिया था। इधर देखो। वर्तिका ने चौंककर सिर उठाया। अगले ही पल वरदान 2 कदम और करीब आए, इतने करीब के वर्तिका को उनकी सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी। उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा था। सर? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। वरदान ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस धीरे से अपना हाथ उठाया और बिना किसी हिचक के उसके चेहरे को थाम लिया था। इस बार उनका स्पर्श पहले से कहीं ज्यादा ठहरा हुआ था। उनकी उंगलियां उसके बालों की लटों को हल्का सा पीछे करते हुए उसके तपते चेहरे पर टिक गई थीं। वर्तिका का पूरा शरीर जैसे 1 सेकंड के लिए स्थिर हो गया था। उसे लगा जैसे उसके कानों में अपनी ही धड़कन गूंज रही हो। वरदान की आंखें उस पर टिकी हुई थीं। तुम्हें सच में तेज बुखार है, उन्होंने धीमे सुर में कहा, लेकिन इस बार उनकी आवाज पहले जैसी सख्त नहीं थी। वर्तिका ने घबराकर नजरें झुका लीं। उसके गाल वैसे ही लाल थे, लेकिन अब पता नहीं वे बुखार से थे या उनके इस अचानक नजदीकी से। वरदान की उंगलियां अभी भी उसके चेहरे पर थीं। फिर धीरे धीरे उन्होंने उसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाया, उसकी ठोड़ी के नीचे उंगलियां रखकर वह उसके करीब झुकने लगे थे। उनकी छुन धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। वर्तिका का दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा था। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसकी आंखें बहुत करीब से उन्हें देख रही थी, इतनी करीब कि वर्तिका को लगा अगर एक कदम भी वो हिली तो सीधा उनसे टकरा जाएगी। उसने मन ही मन घबराकर कहा, हे भगवान, ये फिर से इतना पास क्यों आ गए? क्या मुझे काटने वाले हैं? ज्यादा जोर से तो नहीं काटेंगे ना? लेकिन वरदान तो जैसे उसे पढ़ रहे थे। वर्तिका की डरी हुई आंखों में झांकते हुए वरदान के अंगूठे ने अनजाने में उसकी ठोड़ी को हल्का सा सहलाया। कैबिन की खामोशी में वर्तिका के दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। वह लड़की जो अभी उसे बिलौटा समझ रही थी, अब उनके स्पर्श से पत्थर हो चुकी थी। लेकिन तभी जैसे बिजली कौंधी हो, वरदान को एहसास हुआ कि उनके हाथ कहाँ हैं। वर्तिका के चेहरे की वह मासूमियत और उसकी त्वचा की गर्माहट वरदान को एक ऐसी जगह ले जा रही थी जहां उन्होंने खुद को कभी न ले जाने की कसम खाई थी। अचानक वरदान के कानों में वर्तमान की खामोशी को चीरती हुई एक पुरानी कर्कश आवाज गूंज उठी थी। एक काली तूफानी रात की धुंधली यादें उनके दिमाग के पर्दों पर नाचने लगी थी। गंदा खून हमेशा गंदा ही रहता है वरदान। शेखावा सरनेम लगाने से तुम्हारी रगों में बहने वाला खून खानदानी नहीं हो जाएगा। देख लेना, यह भी बिल्कुल अपने बाप जैसा ही निकलेगा, फरेबी और दरिंदा। वह आवाजें उनके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगी थी। वरदान के हाथ जो अभी वर्तिका के चेहरे पर नरमी से टिके थे, अचानक कांपने लगे थे। उन्हें खुद से घृणा होने लगी थी। उन्हें लगा जैसे वे फिर से उसी कमजोरी के जाल में फंस रहे हैं जिससे वे सालों से भाग रहे थे। वरदान ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उनके चेहरे की नरमी पल भर में गायब हो गई थी
और उसकी जगह एक ठंडी जानलेवा सख्ती ने ले ली थी। उनकी आंखों में जो कुछ पल पहले फिक्र से भरी थी अब नफरत और गुस्से से सुलग रही थी। खुद पर गुस्सा और उस एहसास पर गुस्सा जिसने उन्हें एक पल के लिए विचलित कर दिया था। दूर हटो! वरदान की आवाज केविन में दहाड़ की तरह गूंजी थी। वर्तिका जो अभी भी अपनी धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रही थी इस अचानक हमले से बुरी तरह सहम गई थी। वह लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटी। सर, वह कुछ बोलना चाहती थी पर डर के मारे उसका गला सूख चुका था। वरदान ने उसे दीवार से सटा दिया और उनकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। तुम्हारे जैसी बेवकूफ और बदतमीज लड़की को मैंने यहाँ जगह दी, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। तुम्हारी उस कचौरी वाली बकवास और इस बचकानी हरकत ने मेरा प्रोटोकॉल तोड़ दिया। मुझे नफरत है तुम्हारी शक्ल से। वर्तिका का शरीर बुखार से तप रहा था और वरदान के शब्दों ने उसके स्वाभिमान को छलनी कर दिया था। तुम्हें क्या लगा तुम मुस्कुराओगी, कुछ बेवकूफी भरी बातें करोगी और मैं सब भूल जाऊंगा? वरदान ने कड़वाहट में कहा, तुम महज एक अदनासी कर्मचारी हो। तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की? क्या लगा तुम्हें मासूम बनकर मेरे करीब आओगी और मैं समझ नहीं पाऊंगा? तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। अपनी मासूमियत का जादू चलाती हैं ताकि एक अमीर लड़का फंसाकर उससे पैसे हट सकें। आइंदा अगर तुमने अपनी ये गंदी परछाई भी मुझ पर डाली तो मैं तुम्हें उस जगह पहुंचा दूंगा जहां से वापस आना नामुमकिन होगा। वर्तिका की आंखों से आंसू अब गालों पर बहने लगे थे। बुखार की तपिश और वरदान की बेइज्जती ने उसका हौसला तोड़ दिया था। उसे महसूस हुआ जिसे वो खौफ समझ रही थी वह असल में उसका अपमान था। बस कीजिए सर, वर्तिका ने सिसकते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं जानती हूँ मैं बेवकूफ हूँ पर मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। उसने अपने कांपते हाथों से अपना बैग उठाया और रोते हुए केबिन के दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजे पर रुककर उसने मुड़कर देखा। उसकी आंखें लाल थीं। आपको अपनी ताकत और ओहदे पर बहुत घमंड है ना? आज के बाद आप मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। मैं आज और इसी वक्त ये नौकरी छोड़ रही हूँ और भगवान की कसम मैं मर जाऊंगी पर दोबारा कभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। इतना कहकर वह रोती हुई सचिवालय के गलियारे से भाग गई थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.